Hi friends, welcome back on our YouTube channel. Today in quantum mechanics we will discuss about completeness of vector space. In last lecture we have discussed about basis and dimension of vector space. Now completeness of vector space. So let's start completeness of vector space. So completeness of vector space क्या है या what is the closure property of vector space? So vector space की closure property क्या होगी? In a linear vector space, a set UIN of orthogonal vector is complete if any vector x in the space can be expanded in terms of elements of the set. So हमारे पास में कोई लीनियर वेक्टर स्पेस है और उसका कोई सेट UIN है जो ऑर्थोगोनल वेक्टर है, और ये जो ऑर्थोगोनल वेक्टर का सेट है ये कंप्लीट होगा किस कंडीशन में? अगर कोई दूसरा वेक्टर एक्स स्पेस में है जिसको हम सेट के एलिमेंट्स की टर्म्स में एक्सपांड कर सकते हैं तो अगर किसी दूसरे वेक्टर एक्स को जो वेक्टर स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है उसको अगर हम सेट के एलिमेंट्स की टर्म्स में एक्सपांड कर सकें, उस केस में लीनियर वेक्टर स्पेस में जो ऑर्थोगोनल वेक्टर UIN का सेट है वो कंप्लीट होगा. सो वेक्टर x इक्वल टू सिग्मा i इक्वल टू 1 to n UIXI. तो हमने वेक्टर x को UI के एलिमेंट्स की टर्म्स में एक्सपांड किया है. Here this xi is equal to ui comma x. So ui and x का स्केलर प्रोडक्ट है वो हमारा xi है. Thus null vector is the only vector which is orthogonal to all the ui's. So केवल null vector एक ऐसा वेक्टर है जो सारे ui के ऑर्थोगोनल होगा. Also, a complete orthogonal set forms a basis and it is valid for both finite and infinite dimensional space. So, एक complete orthogonal set basis form करेगा और ये finite dimensional space ले लो या infinite dimensional space ले लो, दोनों के लिए valid है. इसका मतलब चाहे finite dimensional space हो या infinite dimensional space हो, एक कंप्लीट ऑर्थोगोनल सेट हर कंडीशन में एक बेसिस फॉर्म करेगा. नाउ xi हमने ui एंड x के स्केलर प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखाया था और इसको यूज करके अगर हम xm लें तो xm हमारा um, x होगा. ये um एंड x का स्केलर प्रोडक्ट हमारा xm होगा. Now, vector x equal to sigma I equal to 1 to n UIXI था, और अगर आप इस xi की जगह ये काम में ले लोगे तो वेक्टर x इक्वल टू सिग्मा I इक्वल टू 1 to n ui comma x. सो इस टाइप से हम वेक्टर x को लिख सकते हैं. This equation regarded as the criteria for the completeness of the set UIN. So set UIN के लिए completeness का क्राइटेरिया हमारा ये इक्वेशन शो करती है. In n-dimensional space, the maximum number of vectors in a linearly independent set is n. So अगर आप n-dimensional space लोगे तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कितने होंगे? वो हमारे n होंगे. तो जितना डायमेंशनल स्पेस है उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का वेक्टर होगा.
द मैक्सिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स इन एन ऑर्थोगोनल सेट इज n, और साथ में किसी ऑर्थोगोनल सेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स भी हमारे जितना डायमेंशनल स्पेस है उतने ही होंगे। सो अगर आपका n डायमेंशनल स्पेस है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स इन एन ऑर्थोगोनल सेट विल बी कैपिटल N। Since every orthogonal set containing n vector is complete, and hence there should exist at least one orthogonal set that is complete। अब हर ऑर्थोगोनल सेट जिसमें n वेक्टर हैं वो कंप्लीट है। इसका मतलब कम से कम एक ऑर्थोगोनल सेट हमारा कंप्लीट होगा, क्योंकि हर ऑर्थोगोनल सेट जिसमें n वेक्टर्स हैं वो कंप्लीट है। इसका मतलब कम से कम एक ऑर्थोगोनल सेट ऐसा होगा जो कंप्लीट होगा। लेट इन ए 3D फिजिकल स्पेस अ वेक्टर ए इज। सो हम कोई 3 डायमेंशनल फिजिकल स्पेस ले रहे हैं और उसके अंदर कोई वेक्टर ए है, और वेक्टर ए किस टाइप से होगा, वेक्टर ए इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप plus ay j cap plus az k cap। Here I cap, j cap and k cap are the unit vectors along x, y and z directions respectively। So x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमने i cap लिया है, y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमारा j cap है, और z डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमारा k cap है। तो 3 डायमेंशनल फिजिकल स्पेस में हमने किसी वेक्टर a को इस टाइप से इंडिकेट किया है। नाउ वेक्टर x को हमने इस टाइप से लिखा था। नाउ कॉरस्पॉन्डिंग टू एबो इक्वेशन वेक्टर a विल बी। अब अगर हम इस इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर a को लिखें तो वेक्टर a क्या हो जाएगा, वेक्टर a इक्वल्स टू आई कैप डॉट ए प्लस जे कैप डॉट ए प्लस के कैप डॉट ए। तो ये जो हमारा ui कॉमा x था, ये मैंने कहा था ui एंड x का डॉट प्रोडक्ट है। सो अगर आप इस इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग इस वेक्टर a को लिखोगे तो हमको वेक्टर a इस फॉर्म में मिलेगा। हियर यूनिट वेक्टर्स i कैप, j कैप एंड k कैप फॉर्म ए कंप्लीट सेट। तो इस वेक्टर के अंदर ये जो हमारे यूनिट वेक्टर हैं i कैप, j कैप एंड k कैप, ये एक्चुअल में एक कंप्लीट सेट को फॉर्म करेंगे। यहां पर हमने 3 डायमेंशनल फिजिकल स्पेस लिया है। अगर फिजिकल स्पेस हमारा 2 डायमेंशनल है तो क्या होगा, इफ द गिवन स्पेस इज एक्स वाई प्लेन देन, अगर दिया हुआ स्पेस हमारा एक्स वाई प्लेन है तो उस केस में ये जेड एक्सिस वाला कंपोनेंट नहीं आएगा, और वेक्टर ए क्या हो जाएगा, आई कैप डॉट ए प्लस जे कैप डॉट ए। सो वेक्टर ए इक्वल्स टू आई कैप डॉट ए plus j cap dot a। Here unit vectors i cap and j cap form a complete set of vectors in the given space। So जो भी हमको वेक्टर स्पेस दिया है उस वेक्टर स्पेस में ये जो यूनिट वेक्टर हैं i cap and j cap, ये एक कंप्लीट सेट ऑफ वेक्टर को फॉर्म करेंगे। इन केस ऑफ सीक्वेंस, अभी हमने सीक्वेंस को डिस्कस नहीं किया है, पर अगर हमारे पास में सीक्वेंस हो उस केस में लीनियर वेक्टर स्पेस कंप्लीट कब होगा वो अगर हम लें, सो इन केस ऑफ सीक्वेंस अ लीनियर वेक्टर स्पेस इज कंप्लीट इफ एवरी कॉची सीक्वेंस ऑफ वेक्टर्स इन द स्पेस कन्वर्जेस टू अ यूनिट वेक्टर विच इज ऑल्सो इन द स्पेस। सो अगर सीक्वेंस की बात करोगे तो सीक्वेंस के केस में लीनियर वेक्टर स्पेस कंप्लीट कब होगा, अगर सारी कॉची सीक्वेंस ऑफ वेक्टर्स हैं स्पेस के अंदर वो किसी यूनिट वेक्टर को कन्वर्ज होती हैं। तो इसका मतलब अगर कोई लीनियर वेक्टर स्पेस है वो सीक्वेंस की केस में केवल तभी कंप्लीट होगा अगर सारे वेक्टर्स के कॉची सीक्वेंस जो कि स्पेस में एग्जिस्ट कर रही हैं वो किसी यूनिट वेक्टर में कन्वर्ज हो जाती हैं, और ये जो यूनिट वेक्टर है जिसमें कॉची सीक्वेंस ऑफ वेक्टर कन्वर्ज हो रही है
वो भी उसी स्पेस में एग्जिस्ट करना चाहिए उस केस में। एवरी फाइनाइट डायमेंशनल यूनिटरी स्पेस इज नेसेसरीली कंप्लीट। अब जितने भी फाइनाइट डायमेंशनल यूनिटरी स्पेस हैं वो डेफिनेटली कंप्लीट होंगे। नाउ व्हाट इज कॉची सीक्वेंस? अब यहां पर हमने कॉची सीक्वेंस की बात की है। अब कॉची सीक्वेंस क्या है? अगर हम बोले तो वो क्या होगी? द सीक्वेंस एक्स एन इज ए कॉची सीक्वेंस इफ। अब कोई सीक्वेंस हमारे एक्स एन है और ये जो सीक्वेंस एक्स एन है ये कॉची सीक्वेंस होगी कब? अगर magnitude of xn minus xm tends to 0 as nm tends to infinitive। अगर n and m infinitive की तरफ अप्रोच करते हैं तो उस केस में अगर magnitude of xn minus xm 0 की तरफ अप्रोच करेगा उस केस में ये जो हमारी दी हुई सीक्वेंस है ये डेफिनेटली कॉची सीक्वेंस होगी। यहां पर हम आज का ये हमारा टॉपिक एंड करते हैं। अब कॉची सीक्वेंस के बारे में डिटेल में हम अलग से स्टडी करेंगे। सो गुड बाय।